बड़ी मजेदार ट्रांजैक्शन है, बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है। ट्रीटमेंट ऑफ अब नॉर्मल लॉसेस। आग लग गई, चोरी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, ये सब अब नॉर्मल लॉसेस होते हैं। क्या होते हैं ये? अब नॉर्मल लॉसेस। तो सर फिर नॉर्मल लॉस क्या होता है, ये भी हमें बताएं। बताता हूँ बेटा। दो तरीके के लॉस होते हैं, एक होता है नॉर्मल लॉस, एक होता है अब नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस की कोई अकाउंटिंग नहीं होती। क्यों सर? नॉर्मल लॉस इंश्योर नहीं कराया जा सकता, आपकी उसकी इंश्योरेंस नहीं करा सकते। नॉर्मल लॉस फिर क्या होता है सर, अभी भी समझ नहीं आया ठीक से। नॉर्मल लॉस विच हैपेंस ड्यू टू द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, विच हैपेंस ड्यू टू द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल आपका पेट्रोल का बिजनेस है, टैंकर से जा रहा है, कहीं जा रहा है, वो इवेपोरेट होगा ही होगा। उसको इवेपोरेट होने से कोई नहीं बचा सकता। 1 to 2%, 3% इवेपोरेशन होगी ही होगी। टैंकर खोला, डाल ट्रांसफर में ही डालते डालते ही बोलते हैं ना, वो उड़ जाता है ना, पेट्रोल उड़ गया। क्या उससे बचाया जा सकता है? ध्यान रखा जा सकता है, लेकिन 1 to 2% मिनिमम वेस्टेज होगी ही होगी। तो दैट इज अ नॉर्मल लॉस, आप उसकी इंश्योरेंस नहीं करा सकते। ऐसी अगर आपका पानी का बिजनेस है कि पानी ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, पानी लेके जाते हैं, क्या 100 जितना निकला होगा वही पहुंचेगा वहां पे? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। तो वो पिलफरेज, वो लीकेज, वो होगी ही होगी। आपका अंडों का बिजनेस है, पोल्ट्री फार्म है, तो अंडे भेजोगे तो क्या कोई नहीं क्रैक होगा? टूटेंगे ही टूटेंगे थोड़े बहुत तो वो एक नॉर्मल लॉस होता है कि किसी का 2% होता है, किसी का 3% होता है। कहते हैं तो लेके चलो भाई साहब, ये तो इसमें बहुत अच्छी बात है कि अगर आपका सिर्फ 2 to 3% हुआ है, मतलब आप अपना काम सही से कर रहे हो। पॉइंट, नॉर्मल लॉस इज ड्यू टू द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, आप उसको नहीं बचा सकते, आप उसको नहीं बचा सकते। हाँ, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, वो प्रोडक्ट के नेचर की वजह से थोड़ी ना हुआ है, वो तो कोई लापरवाही है किसी की या कुछ भी। दैट इज एन अब लॉस। आप उसकी इंश्योरेंस करा सकते हैं, आप उसकी इंश्योरेंस करा सकते हैं। नॉर्मल लॉसेस की इंश्योरेंस नहीं होती। अब नॉर्मल लॉसेस की इंश्योरेंस, नॉर्मल लॉस की कोई इंश्योरेंस कैसे दे देगा? सोचो ना, कंपनी कह रही है कि कोई भी नुकसान होगा हम झेलेंगे। अबे होना ही होना है, होना ही होना है वो लॉस, तो जो चीज होनी ही होनी है उसको कोई कैसे इंश्योर कर देगा? बात समझ आई? नॉर्मल लॉस की ना तो अकाउंटिंग होती है, माना जाता है कि सामान ही इतने का है, सामान ही इतने का है कि आपका जितना है कम हो गया ना, तो जितना कम हो गया जो बचा है यही सामान है, इसी को ही आप एक्सपेंस मानेंगे। पॉइंट, अब नॉर्मल लॉसेस की ट्रीटमेंट होती है। अब नॉर्मल लॉसेस, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, एक्सीडेंट, कुछ भी। अब लॉस हुआ, फॉर एग्जाम्पल आपके पास सामान पड़ा हुआ था, आग लग गई और 20,000 का गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, 20,000 के गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, 20,000 के गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए। आग लग गई, चोरी हो गई, कुछ भी, ड्यू टू एनी लॉस, ड्यू टू एनी रीजन डिस्ट्रॉय हो गया सामान। जो सामान आपने खरीदा था वो कौन से अकाउंट में जाता है? परचेजेस में जाता है। आपने उसको बिजनेस एक्सपेंस दिखा रखा था कि हमने बिजनेस के लिए सामान खरीदा है, बेचेंगे। भाई साहब वो सामान तो जल गया, वो सामान तो डिस्ट्रॉय हो गया, तो एक नया लॉस क्रिएट होता है, नए नाम से क्रिएट होता है। अगर आग लगी है तो लॉस बाय फायर, चोरी हुई है तो लॉस बाय थेफ्ट, एक्सीडेंट हुआ है तो लॉस बाय एक्सीडेंट। बट सर 10,000 का सामान था या 20,000 का सामान था, ध्यान से सुनेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट। 20,000 का सामान था, मैंने जब सामान खरीदा मैं ऑलरेडी एक्सपेंस दिखा चुका हूँ 20,000 का। वही सामान डिस्ट्रॉय हो गया है, वही सामान डिस्ट्रॉय हो गया है, क्या आपकी कोई एडिशनल खर्चा हुआ है? वो सामान डिस्ट्रॉय हो गया है, क्या आपका कोई नया खर्चा हुआ है? हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। आपका सामान पड़ा हुआ था, वो जल गया, नया क्या खर्चा हुआ है? वो तो आप ऑलरेडी एक एक्सपेंस दिखा के बैठे हो, वो आप ऑलरेडी एक्सपेंस मान चुके हो, आपकी कोई नई पेमेंट नहीं हो रही, तो कैश को तो भूल जाएंगे 1 मिनट के लिए, कैश का कोई लेना देना नहीं है। बट सर डिस्ट्रॉय हुआ है तो अब तो ये नया लॉस ही है ना एक तरह से। अब ये क्या है? लॉस बाय फायर है। तो चलो आप एक एक्सपेंस मान लो लॉस बाय फायर। 10,000 आपने, 20,000 का सामान था, 20,000 आपने परचेजेस में एक्सपेंस माना हुआ है, 20,000 आपने लॉस बाय फायर में मान लिया। क्या टोटल 40,000 का खर्चा हुआ है? 40,000 का नुकसान हुआ है? कह रहे नहीं नहीं, अब वो लॉस बाय फायर माना जाएगा, अब वो परचेजेस में नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वो सामान एग्जिस्ट नहीं करता, आप उसे बेच नहीं पाएंगे। तो परचेजेस में से हटा दें, परचेजेस में वो एक्सपेंस दिखाया जाता है जो आपने खरीदा हो बेचने के लिए, तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो जैसे गुड्स विड्रॉ कर लेते एग्जिस्ट नहीं करते, गुड्स सैंपल्स में बांट देते चैरिटी में, क्या डिस्ट्रॉय हो गए। इसमें भी क्या होगा? परचेजेस अकाउंट रिवर्स हो जाएगा। बट एक्सपेंस कौन सा आ जाएगा? आग लगी है तो लॉस बाय फायर। तो मैं कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं, कॉन्सेप्ट के हिसाब से एंट्री क्या होती है? अब नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस
डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट, अब नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट, अब नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट, अब नॉर्मल लॉस डेबिटेड टू परचेजेस। अगर आग लगी है तो आप अब नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे लॉस बाय फायर, प्लीज ध्यान रखेंगे ना। मेंशन द टाइप ऑफ अब नॉर्मल लॉस। वो क्या रहा है, एक्सपेंसेस बढ़ गए, एक्सपेंसेस कम हो गए। कोई भी डाउट? अब ध्यान से देखना बेटा, कहानी शुरू हुई है, अभी खत्म नहीं हुई। तो पहली एंट्री हो गई, अब नॉर्मल लॉस है, आग लगी थी, लॉस बाय फायर टू परचेजेस, लॉस बाय फायर टू परचेजेस, खत्म हो गया। तो ये एंट्री तो पास होगी ही होगी, जब भी कोई अबनॉर्मल लॉस हुआ है ये एंट्री तो पास होगी ही होगी। उसके बाद बात आती है, उसके बाद बात आती है, क्या ये सामान इंश्योर्ड था, क्या ये सामान इंश्योर्ड था? कुछ मेंशन नहीं है तो नहीं था, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो अनइंश्योर्ड था। जब तक वो हमें नहीं बताएंगे, डिटेल्स नहीं देंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा? बस आग लग गई ये बता रखा है, 50,000 सेलिंग प्राइस, 40,000 कॉस्ट प्राइस, तो ये सारी एंट्रीज कॉस्ट प्राइस पे होती हैं। प्लीज, जहां जहां परचेजेस अकाउंट रिवर्स हो रहा है तो वो परचेज प्राइस पे ही रिवर्स होगा। नाउ द पॉइंट इज कि गुड्स इंश्योर्ड थे या अनइंश्योर्ड थे, कुछ मेंशन नहीं है तो क्या माना जाएगा? अनइंश्योर्ड है। दो ही ऑप्शन थे, इंश्योर्ड या अनइंश्योर्ड। मैं ये कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मेरे सामान जल गया, ठीक है ना। अब मेरा क्वेश्चन है कि कुछ नहीं बता रहे कि ये गुड्स इंश्योर्ड है या अनइंश्योर्ड है, मैं जर्नल एंट्री पूछ ही नहीं रहा, मैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पूछ ही नहीं रहा, मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि अगर मैं नहीं बताता कि ये सामान इंश्योर्ड है या अनइंश्योर्ड है तो हम क्या मानेंगे कि वो, क्लियर है ये बात? अब अगर अनइंश्योर्ड है तो क्या होगा, उस पर बात कर लेते हैं। आप उसका आंसर दे रहे हो मुझे कि अब नुकसान हो, नहीं नुकसान हो गया तो मुझे अब थोड़ी ना किसी को पैसे देने पड़ेंगे, मेरे तो पैसे ऑलरेडी खर्च हो चुके थे, मैं तो ऑलरेडी खर्चा कर चुका हूं इस उम्मीद में कि सामान बेचूंगा पैसे कमाऊंगा, वो सामान डिस्ट्रॉय हो गया। अब वो लॉस कौन बेयर करेगा? बिजनेस एंटिटी, बिजनेस एंटिटी, बिजनेस एंटिटी का लॉस है वही बेयर करेगी। तो ये एडजस्टमेंट ट्रांसफर एंट्री होती है। इफ द गुड्स आर अनइंश्योर्ड तो ये क्या है, कब की एंट्री है? एट द टाइम ऑफ, एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग द बुक्स, एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग द बुक्स। तो जब बुक्स क्लोज होती हैं, फाइनलाइजेशन होती है, तो ये लॉस कहाँ चला जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ चला जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू, जो भी आपका लॉस हुआ था, जो भी आपका लॉस हुआ था वो एक सेपरेट अकाउंट में चला गया। किस अकाउंट में? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेचर क्या होता है? इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड। सर अब नॉमिनल लॉस एक्सपेंस क्रेडिट क्यों हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। जैसे परचेज अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ था? वो रिवर्स हुआ था, तो जो आपने अबनॉर्मल लॉस एक्सपेंस माना था वो ट्रांसफर हो रहा है। कहाँ ट्रांसफर हो रहा है? एक नए अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये सब कब होता है? क्लोजिंग के टाइम। ये सब कब होता है? क्लोजिंग के टाइम। तो ये ऑप्शनल एंट्री होती है, पहली एंट्री तो कॉमन है, वो तो मैंडेटरी है। ये तो मैंडेटरी एंट्री है कि जब भी नुकसान हुआ है ना तो पहले तो ये एंट्री पास होगी ही होगी। फिर ये बेटा आप ध्यान रखना कि अगर आपको बताया है, कराया है, तो ये एंट्री पास होगी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू लॉस, जो भी आपका हुआ है, अगर अनइंश्योर्ड है। बट सर अगर गुड्स इंश्योर्ड है तो, अगर गुड्स इंश्योर्ड है तो ध्यान से देखना बेटा, 3 स्टेप्स होते हैं। अगर गुड्स इंश्योर्ड है तो 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप, नुकसान हुआ। पहला स्टेप क्या? नुकसान हुआ, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये तो कॉमन स्टेप है, ये तो कॉमन स्टेप है। मैंडेटरी जो है ये कॉमन है। कॉमन जब मैं बोल रहा हूं तो मतलब बोथ द केसेस में पहली एंट्री तो ये है, चाहे इंश्योर्ड हो या अनइंश्योर्ड हो, पहले ये एंट्री पास होगी। अब गुड्स क्या थे? अनइंश्योर्ड थे, तो ये हो गया। अब गुड्स इंश्योर्ड है, गुड्स इंश्योर्ड है, तो मैंने क्या बताया, 3 स्टेप्स होते हैं। पहला हो गया लॉस हुआ, कर चुके हैं बुक।
उसके बाद क्या होता है, आपकी गाड़ी का फॉर एग्जाम्पल मानते हैं, भगवान ना करे, हो गया जी एक्सीडेंट हो गया, हो जाता है, क्या हो गया एक्सीडेंट। अब आप क्या करेंगे, आप इंश्योरेंस क्लेम फाइल करेंगे। आप क्या करेंगे, इंश्योरेंस क्लेम फाइल करेंगे। आपने लॉस एंट्री तो दिखा दी, अब नॉर्मल लॉस टू, यहाँ एक्सीडेंट था तो लॉस बाय एक्सीडेंट टू परचेजेस, आपका सामान डिस्ट्रॉय हुआ है। अगर सर आपके तो गाड़ी डिस्ट्रॉय हुई है, एसेट डिस्ट्रॉय हुआ है, तो लॉस बाय एक्सीडेंट टू एसेट, जो सामान डिस्ट्रॉय हुआ है उसी को क्रेडिट करेंगे। गुड्स डिस्ट्रॉय हुए हैं तो परचेजेस क्रेडिट होगा, एसेट डिस्ट्रॉय हुआ है तो एसेट क्रेडिट होगा, उतने से उसकी वैल्यू गिर गई, खत्म। पॉइंट इज, आपका नुकसान हो गया, अब आप इंश्योरेंस क्लेम फाइल कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, इंश्योरेंस क्लेम फाइल कर रहे हैं। तो जब हम इंश्योरेंस क्लेम फाइल करते हैं तो पूरा करते हैं या कुछ पार्ट, जितना भी मेरा लॉस हुआ है मैं तो पूरा का पूरा फाइल करूंगा ना, वो तो बाद में इंश्योरेंस कंपनी की अपनी मर्जी है, वो आके सर्वे करेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम तो पूरा का पूरा क्लेम फाइल करेंगे, यस और नो। तो हमने करा, तो उसकी एंट्री होती है इंश्योरेंस कंपनी डेबिटेड टू, जो भी आपका लॉस था, अब नॉर्मल लॉस, लॉस बाय फायर था तो इंश्योरेंस कंपनी टू, लॉस बाय फायर एक्सीडेंट तो लॉस लॉस बाय एक्सीडेंट। सर इंश्योरेंस कंपनी डेबिट क्यों हो रहा है, हम इसको अपना रिसीवेबल मानते हैं कि भाई साहब अब मैंने ना पैसे लेने हैं कंपनी से, तो रिसीवेबल्स, रिसीवेबल्स क्या होते हैं, एसेट्स, कि मैं मान रहा हूँ कि मैंने इंश्योरेंस कंपनी से पैसे लेने हैं, मेरा कोई नुकसान नहीं है, मैंने अपना एक्सपेंस यहाँ पे रिवर्स कर दिया, कह रहा हुआ था डिस्ट्रॉय, अब इंश्योरेंस कंपनी से मैंने क्लेम फाइल कर दिया, वो बेयर करेगी ये लॉस, मैं क्यों करूंगा, मैंने इसीलिए तो इंश्योरेंस कराई थी कि इंश्योरेंस कंपनी ये लॉस बेयर करे। कोई डाउट, मैंने तो क्लेम फाइल कर दिया, क्या जरूरी है कि पूरा का पूरा एक्सेप्ट हो जाए, जरूरी नहीं, हो सकता है हो जाए, हो सकता है ना हो सकता है पार्टली हो जाए, हो सकता है पूरा हो जाए, हो सकता है पूरा रिजेक्ट हो जाए, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो पैसे मिल गए, जब आपने इंश्योरेंस कंपनी आपने कर दिया था, फिर उनका आ गया जी हाँ ठीक है चलो जी हमने अप्रूव कर दिया है, तो जितने पैसे आपको मिल गए बैंक अकाउंट डेबिटेड, जितने नहीं मिले एक्चुअल लॉस तो फिर आपका उतना हुआ ना, आपका 1 लाख का सामान डिस्ट्रॉय हुआ था, 60% क्लेम एक्सेप्ट हो गया, तो जो एक्सेप्ट नहीं हुआ वो हुआ ना एंड में आपका लॉस, तो 60,000 तो भाई साहब आपको वापस आ गए, कंपनी से पैसे मिल गए, 40,000 नहीं मिले, वो है ना आपका लॉस, वो एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग कहाँ ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फर्स्ट टाइम पे जब गुड्स अनइंश्योर्ड थे तो पूरा का पूरा लॉस आपको ही बेयर करना था, पूरा का पूरा लॉस कहाँ ट्रांसफर हुआ था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जब गुड्स इंश्योर्ड है तो बैंक अकाउंट में क्या आता है, क्लेम एक्सेप्टेड, जितना क्लेम एक्सेप्ट हो गया वो बैंक अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या जाएगा, क्लेम रिजेक्टेड, जितना क्लेम रिजेक्ट हो गया वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। टू इंश्योरेंस कंपनी, टू इंश्योरेंस कंपनी, सीक्वेंस चल रही है ना, ध्यान से देखेंगे ट्रांजैक्शन इंटर रिलेटेड है। आपने इंश्योरेंस कंपनी में रिसीवेबल दिखा रखा है 1 लाख फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने कहा कि भैया पूरे पैसे तो नहीं मिलेंगे, 40% क्लेम हम रिजेक्ट कर रहे हैं, 60% एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो अब इंश्योरेंस कंपनी से पैसा आ रहा है, तो जितने पैसे आ गए वो बैंक में, जितने नहीं आए उन पैसों को तो भूल जाओ भाई साहब, वो आपका लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो इंश्योरेंस कंपनी। कोई भी डाउट, समझ आ रहा है, क्लियर। इंश्योरेंस कंपनी से हम अपना टोटल अमाउंट क्रेडिट करेंगे ना। हाँ हाँ ये ना, तभी तो डेबिट्स डेबिट्स फुल अमाउंट, ऑब्वियस सी बात है, मतलब ऐसे डेबिट्स और क्रेडिट्स मैच ही तब करेंगे ना, जब मैंने यहाँ पे ले लिया क्लेम एक्सेप्टेड क्लेम रिजेक्टेड, तो मैं टोटल की बात कर रहा हूँ, फुल अमाउंट ऑफ द लॉस। इसका मैंने बता दिया कि बैंक में कितना, पीएनएल अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, इट इज प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द ईयर टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। इसका नेचर नॉमिनल अकाउंट उसका, जैसे यही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अभी तो है ना, यही है प्रॉफिट लॉस अकाउंट, नॉमिनल वही सेम प्रॉफिट लॉस अकाउंट उसी अकाउंट में जा रहा है, ठीक है ना, क्लियर। अब ये जो एंट्री है, ए when the claim is lodged or filed with the insurance company, दूसरा when it is accepted by the company or rejected, जो भी हुआ, इन दोनों की कंबाइंड एंट्री पास कर सकते हो आप, ये दोनों को अलग अलग भी आ सकता है, और अच्छा shit, मतलब हाँ हाँ आई नो,
क्या था, इफ द कंपनी एक्सेप्ट्स द एंटायर क्लेम, तो उन्होंने पूरे पैसे दे दिए तो बैंक टू इंश्योरेंस कंपनी। अगर पूरे पैसे दे दिए तो क्या एंट्री होगी, बैंक टू इंश्योरेंस कंपनी। अब उन्होंने कुछ दिए कुछ नहीं दिए, तो वो मैंने ऊपर कर दिया। अब मन नहीं कर रहा इतनी मेहनत दोबारा करने का, करते हैं कुछ। एक सेकंड। मतलब वो बड़ी ऑब्वियस सी बात थी कि एंट्री सब कुछ कवर कर चुकी है। क्या, जब हमें पैसे मिल रहे तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, जितने पैसे मिल गए, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिटेड, जितने मिले, जितने नहीं मिले तो इंश्योरेंस कंपनी। अब अलग से बना रखा है तो मैं कर रहा हूँ, अगर पूरे पैसे मिल गए तो जितने पैसे मिल गए वो बैंक में ही तो आ रहे थे, तो पूरे पैसे मिल गए तो रिजेक्ट कुछ हुआ नहीं, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट का कोई रोल ही नहीं है। अगर पूरे पैसे मिल गए तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंश्योरेंस कंपनी। कोई भी डाउट, कोई भी डाउट? अब ध्यान से देखना, जो मैं कह रहा था कि ये जो दो एंट्रीज हैं, ये जो दो एंट्रीज हैं, कि आपने क्लेम, पहली तो कॉमन एंट्री है, उसको तो भूल जाओ, उसको तो भूल जाओ, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, वो एंट्री तो पास होगी ही होगी। अब आपने जो क्लेम लॉन्च करा और फिर वो एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ, उसकी जो कहानी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अ कंबाइंड एंट्री can be passed for filing the claim with the insurance company and acceptance of the claim। कह रहे हैं इनकी कंबाइन एंट्री पास करी जा सकती है इन दो स्टेजेस की। तो क्या अगर कंबाइन एंट्री होगी तो क्या होगी, इंश्योरेंस कंपनी स्लैश बैंक अकाउंट डेबिटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू, जो भी आपका लॉस था, जो भी आपका लॉस था, जो भी आपका लॉस था, आपका लॉस था 1 लाख का, तो 1 लाख यहाँ पे आ गया। जितने पैसे आपको, जितना क्लेम एक्सेप्ट, अब लिखा होगा क्वेश्चन में तो कैसे लिखे होती है लैंग्वेज, 60% ऑफ द क्लेम वाज एक्सेप्टेड। पैसे मिले या नहीं मिले वो स्पेसिफाइड नहीं होता। अभी ट्रांजैक्शन, सर ऑब्वियस सी बात नहीं है कि मिलेंगे, ये ऑब्वियस सी बात है, उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में मिले या नहीं मिले ये क्लियर नहीं होता। अगर तो लिखा होता क्लेम वाज रिसीव्ड, तो क्लियरली मेंशन है कि पैसे मिल गए। क्लेम वाज एक्सेप्टेड मतलब उन्होंने अप्रूवल दे दिया है, पैसे आने अभी बाकी है। तो जो भी है, जो भी है, जो क्लेम एक्सेप्ट हो गया, जो आपका क्लेम एक्सेप्ट हो गया जितना परसेंट भी, तो उतने से तो आपके एसेट्स बढ़ गए। पैसे नहीं मिले तो डेटर्स बन जाएंगे, रिसीवेबल बन जाएंगे, पैसे मिल गए तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जितने पैसे नहीं मिले, जो क्लेम रिजेक्ट हुआ है, वो डायरेक्टली कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर फर्क क्या है, आपने ध्यान से देखना, टेक्निकली करेक्ट ये होता है अलग अलग दिखाना, कि आपने पहले क्लेम फाइल करा इंश्योरेंस कंपनी टू, जो भी आपका लॉस हुआ, फिर उसके बाद उन्होंने जितने पैसे दे दिए वो बैंक में, जितने नहीं दिए वो पीएनएल में, टू इंश्योरेंस कंपनी। टेक्निकली स्प्लिट करना चाहिए, बट मैं बता रहा हूँ कि आपको ये भी करा सकते हैं कि दोनों की मर्ज एंट्री की डायरेक्ट एंट्री, कह रहा लॉस हो गया, अब नॉर्मल लॉस टू परचेजेस हो गया लॉस। अब अगर इंश्योर्ड है तो जितने पैसे मिल रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर दो या बैंक को डेबिट कर दो, अगर स्पेसिफाइड है कि पैसे मिल गए। नहीं, और जो नहीं मिले वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट को डेबिट कर दो। बट इस केस में टू अब नॉर्मल लॉस, क्यों टू अब नॉर्मल लॉस, क्योंकि ये फिर पहली एंट्री के बाद सीधा ये हो रहा है, कॉमन एंट्री क्या हुई, अब नॉर्मल लॉस टू परचेजेस। अब उसके बाद सीधा बस फिर दो एंट्रीज हो जाएंगी कि इंश्योरेंस कंपनी डेबिटेड, पीएनएल डेबिटेड टू लॉस बाय, जो भी लॉस का लॉस हुआ। बेटर रहता है 3 स्टेप्स, नुकसान हुआ, आपने इंश्योरेंस क्लेम फाइल करा, फिर लास्ट स्टेज मिला या नहीं मिला। बट मैं कह रहा हूँ कि पहला लॉस हुआ वो तो कॉमन हो गया, बाकी जो 2 स्टेजेस हैं उनको मर्ज करके कंबाइन एंट्री भी पास करी जा सकती है। सिर्फ और सिर्फ तभी करना अगर आपके स्कूल में ऐसा बोला गया है तो, अदरवाइज टेक्निकली 3 एंट्रीज होती। सर कुछ एग्जाम्पल करा दो इस पे प्लीज। ठीक है बेटा।